एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि ये देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है, युवाओं को ये बात पता होनी चाहिए। जब्त शुदा तरानों से कुछ शेर आपको मैं जो है आपके समक्ष रखती हूँ। हाकिमों को है इधर बंदूक पर अपनी गुरूर, हाकिमों को है उधर बंदूक पर अपनी गुरूर, है इधर हम बेकसूर का तीर बंदे मातरम। जुल्म से कर दिया खामोश मुझको, देखना बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने अपनी बात को रखा, बहुत कम शब्दों में समय का ध्यान रखा, इसके लिए आपका आभार। और एक बार जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए गागर में सागर करने के लिए। अब मैं इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी हमारे विद्यालय में हैं और उनका एक बहुत बड़ा पदनाम ये है कि वो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्वान प्रोफेसर आदरणीय जयेंद्र जी, आज की मुख्य वक्ता जो हमारे प्रमोद जी थी को जाना पड़ा है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक नागर जी जिसकी सबसे रुचि है, कमलेश भारद्वाज जी, इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर गीता पांडे जी, हमारे कॉलेज के प्राचार्य जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में सारा कार्यक्रम हो रहा है, चल रहा है, पूनम जी संचालन कर रही हैं, हमारे महाविद्यालय के बहुत वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनके बीच में मुझे बोलना क्या है, लेकिन अच्छी वक्त के नाते थोड़ी सी बातचीत करूँगा। बहुत अच्छा बहुत सार्थक सारगर्भित ये उद्घाटन सत्र रहा। कई बार उद्घाटन सत्र बहुत राजनीतिक जैसे हो जाते हैं, इस महीने में अच्छा रहा कि पूरी तरीके से एकेडमिक सत्र रहा और पूनम जी ने और गीता जी ने और पूरी टीम ने जो इस काम में लगी हुई थी, सेफगार्ड टीम ने प्रयास करके इसकी रचना ऐसी की कि उद्घाटन सत्र में हमें बिल्कुल कुमुद शर्मा जी का और जयेंद्र जी का जिस तरीके से धारा प्रवाह और सिद्ध उद्बोधन सुनने को मिला है, ऐसा लगता था कि जब जयेंद्र जी बोल रहे थे तो ऐसा लगता था स्वतंत्रता का आंदोलन बिल्कुल चल ही रहा है, सामने एक कोई चित्र पर दिखाया जा रहा है। तो जो लोग उसके विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि बिल्कुल उनका लगातार सुनने का ही मन रहा होगा कि लगातार सुनते रहें, क्यों लगातार उस तरीके से चल रहा था। और इतनी अच्छी बात थी कि बिल्कुल एकेडमिक स्तर पर उन्होंने तमाम विषयों को प्रसंगवश जिसको छोड़ा नहीं जा सकता था, ऐसे पहलू जरूर बीच बीच में आए, लेकिन जितना संभव था उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा इस बात का कि बिल्कुल उद्बोधन उनका एकेडमिक ही रहे। तो पूरा बोला उन्होंने, सार्थक बोला। तो ये वास्तव में थोड़ी एक ही कमी दिखाई देती है कि जब मुझे जो ध्यान था मेरा कि जब कुमुद जी बोल रही थी और जयेंद्र जी बोल रहे थे, उस समय मुझे थोड़ी उनके भाषण को सुनने के साथ साथ उससे अलग नहीं ये चिंता जरूर हुई कि जितने विद्यार्थी हमारे होने चाहिए थे उनसे फायदा उठाने के लिए, वो विद्यार्थी हमारे बीच में नहीं थे, नहीं आ पाए, हमारे प्रयास में कमी रही। अगर सभी विद्यार्थी होते तो वास्तव में ऐसे तो मतलब बहुत कभी होते हैं। तमाम प्रकार के आयोजन, बहुत बड़ी मालाएं, बहुत बड़े कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक बातें हमें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। ऐसे में अगर विद्यार्थी होता है तो ज़्यादा लाभ होता है उसका।
तो उसके जो विद्वान लोग थे, जितेंद्र जी भी आए हुए हैं, देखिए साहित्य अकादमी से हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, तो सभी लोग आए हुए हैं। प्रशांत जी मेरठ से आए हुए हैं, सुधीर जी शायद चले गए कहीं बाहर। तो बहुत बड़ा विषय था और इस विषय पर बोला जा चुका है बहुत ज़्यादा। आज़ादी का 75 वर्ष हो रहे हैं और ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस अमृत महोत्सव को मनाने में मुझे लगता है कि तमाम प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, तमाम प्रकार के और महोत्सव हो रहे हैं, लेकिन मैंने इस महोत्सव से जो चीज़ नोट की है वो ये है कि इस महोत्सव का उद्देश्य केवल तिरंगा यात्रा निकालना, कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेना, बड़े बड़े चौराहों पर झंडे लगा देना, ये मात्र नहीं है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आज़ादी के बारे में जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने योगदान दिया, जो एक लंबी लड़ाई आज़ादी की चली, वो आज़ादी की लंबी लड़ाई की जो स्मरण है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। स्वाभाविक है, हमारी याददाश्त कमजोर होती है, हम उस याददाश्त को समाप्त करने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता क्या थी, कैसे प्राप्त हुई, किन लोगों ने इसमें योगदान दिया। और इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि इस सारी लड़ाई को, जैसे जैनेंद्र जी ने हमारे सामने रखा है, उस सारी लड़ाई को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना, इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से अगली पीढ़ी ये समझ पाए कि आज़ादी की लड़ाई क्या थी, हमारी स्वतंत्रता की कीमत क्या है, वो सारी की सारी लड़ाई स्थानांतरित हो जाए अगली पीढ़ी में। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का बड़ा उद्देश्य है। हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात हुई है बहुत सारी। हम जानते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन इसमें थोड़ा विवाद हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, संदेह हो जाता है कि हम गुलाम कब हुए थे। आज़ाद तो 1947 में हम हो गए, गुलाम कब हुए, उसका कौन सा ईयर है, कितने साल में गुलाम हुए? क्या हम 1857 में गुलाम हुए, जब आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और हम उसमें पराजित हो गए, या फिर 1757 में, 47 में जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय हम गुलाम हुए, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हरा दिया और भारत की जो स्वतंत्रता की नींव है वहां से पड़नी शुरू हो गई, या फिर ये प्लासी के युद्ध से भी पहले हमारी गुलामी की नींव पड़ चुकी थी। भारत का जो परम वैभवशाली जो चित्र है पूरी दुनिया के सामने, सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, और भारत इतना वैभवशाली था कि भारत से जो व्यापार करने वाले अरब देशों के लोग थे, अरबियन थे, वो यूरोप को मसाले बेचते थे, यूरोप और सारी दुनिया को, और बताते नहीं थे उनको कि ये मसाले आते कहां से हैं। और वो लोग लालायत रहते थे कि हमें पता लगा, तो मालूम था कि अरब में नहीं होते हैं ये। तो उस पता लगाने के लिए वास्को डी गामा और कोलंबस ने यात्राएं की भारत की। कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आ गया और उसको कहा गया कि उसने भारत की खोज की। भारत का आंख हो गया था जो भारत की खोज की। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कि जब तक भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे तब तक आक्रमण पूरा नहीं होगा, सेल्यूकस का राज रहा जो सीरियन राज था, सेल्यूकस ने राज किया। सीरियन राज के बाद उसको हराने के लिए और भारत पर आने के लिए बैक्ट्रिया का राज रहा, बैक्ट्रियन लोगों का, पार्थियन का राज रहा। लेकिन बैक्ट्रियन और पार्थियन ये दोनों शक और हूड़ भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। यानी भारत के प्रति लालसा भरी निगाहें भारत को अपने कब्जे में करने के लिए, भारत को पराजित करने के लिए, भारत के वैभव को, धन और संपन्नता को लूटने के लिए दुनिया की निगाहें भारत पर बीच बीच में पड़ती रही लंबे समय से। लेकिन भारत की वीरता, भारत की अटूटता, भारत की एकता, इन सब ने इन सारे आक्रमणकारियों को पीछे धकेलने का काम लंबे समय तक करते रहे। लेकिन अंततः
मुगल और तुर्कों के आक्रमण हो या उन आक्रमणों के बाद अंग्रेजों का आक्रमण हो, इन सारे आक्रमणों के बाद धीरे धीरे गुलामी का ये सफर, स्वतंत्रता का ये सफर भारत का हमें दिखाई देता है। हम जानते हैं जो हमारा अंतिम बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेव राय का, वो भारत का वैभवशाली अंतिम साम्राज्य माना जाता है। ठीक है कि बाद में छत्रपति शिवाजी ने भी साम्राज्य अपना स्थापित किया, ये तो पूरी लड़ाई राजा रणजीत सिंह की सभी स्थान स्थान पर चलती रही, लेकिन जो अंतिम साम्राज्य वैभवशाली साम्राज्य माना जाता है विजयनगर का, वो साम्राज्य से बहमनी साम्राज्य इतना जलता था कि तमाम दक्षिण भारत के जितने भी मुस्लिम राज्य थे उनका संघ बना करके विजयनगर साम्राज्य को नष्ट किया गया बहुत बुरी तरह से। इस तरीके से नष्ट, जब विजयनगर साम्राज्य को नष्ट होना देखेंगे तो इस बुरी तरह से नष्ट किया गया तो उससे पता चलता है कि आक्रमणकारियों की सोच थी कि इसका कोई चिन्ह शेष न रहे जिससे लोग बता सके कि यहाँ पे भी विजयनगर साम्राज्य जैसी चीज थी। और इसके बाद से आजादी का 1857 का प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हम जानते हैं कि सबसे पहले इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह, गदर ऐसी बातों से संबोधित किया गया। सबसे पहले जिन प्रमुख लोगों की निगाह गई कि ये केवल गदर या सिपाही विद्रोह नहीं था, उनमें जो वीर सावरकर थे उन्होंने किताब लिखी, पुस्तक लिखी स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को पहचाना कि हमारी आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, केवल सिपाही विद्रोह नहीं था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, बहादुर शाह जफर से लेकर के तमाम प्रकार के मौलाना, मौलवी, पंडित, राजा, इस सारे मिलकर के सभी लोगों ने मिल करके इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई में हम पराजित जरूर हुए, लेकिन पूरे देश में स्वतंत्रता की चेतना को देने वाला ये रहा। और इसीलिए अंग्रेजों का प्रतिरोध, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिरोध इतना भयानक था 1857 की लड़ाई को समाप्त करने के लिए कि लंबे समय तक भारत स्वतंत्रता और आजादी की बात करने में असमर्थ रहा। इतना जबरदस्त प्रतिरोध दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। हम जानते हैं कि 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों को जहां जहां पता चला कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया है, ऐसे गांवों में, शहरों में बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर 20 साल के नौजवान, 25 साल के, 80 साल के नौजवान मर्दों को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटकाने की जगह नहीं मिली, बरगद और पीपल के पेड़ जो वहां थे, गुलक के पेड़ जो थे, उन पर फांसी पर लटकाए गए। ऐसे लाखों लाख लोग पूरे देश में फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए पेड़ों पर। कितना भयानक प्रतिरोध अंग्रेज सरकार ने लिया 1857 के बाद में। और इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता थी उसको व्यक्त करने में सुभद्रा कुमारी चौहान को इतने वर्ष लगे कि 1857 के बाद 1930 में सबसे पहला स्वर सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो दिया है लक्ष्मीबाई को, उसके पहले लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करने में हमारे जो साहित्यकार थे और उस समय की पत्रकारिता को भी वर्षों लग गए। हम बोल नहीं पाए। और उस समय की जो आजादी के जज्बे वाले लोग थे, जो साहित्यकार थे, जो पत्रकार थे, वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर बोलना चाहते थे, उनकी प्रशंसा करना चाहते थे तो कैसे करते थे? उसमें कुछ जगह लिखा हुआ है ऐसे लोग अपनी पत्रकारिता में और साहित्य की पुस्तकों में कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी, साहसी थी, लेकिन वो गलत संगत में पड़ गई, उनको किसी ने भड़का दिया और इस कारण से हमारी जो श्रेष्ठ अंग्रेजी सत्ता थी जो हमको रास्ता दिखा रही है, उनके विरोध में चली गई। वो ये बहुत गलत किया उन्होंने, लेकिन उसके जैसी क्रांतिकारी महिला, साहसी महिला मिलना दुर्लभ है और उनके साहस को नमन है। दोनों बातों को जोड़ करके इस तरीके से वो लोग बोलते थे, किस तरीके से अपनी चेतना को प्रकट करें, तो वो अंग्रेज सरकार को भी नमन करते थे और तब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, साहस के बारे में, उनकी क्रांति के बारे में कुछ बोल पाते थे। ऐसा लंबे समय तक चला। बहुत बाद में धीरे धीरे पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने उनके बारे में बोलना शुरू किया और सबसे प्रखर आवाज मैंने जैसे बताया 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान की रही, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को प्रतिष्ठित किया।
अभी महात्मा गांधी जी के योगदान के बारे में बताया गया। हमारे तमाम क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इन संघर्ष में एक बात दिखाई दे रही थी कि ये क्रांतिकारी क्रांति की ज्वाला जला रहे थे, अपनी बहुत जवानी की आयु में देश के लिए सर्वस्व अर्पण कर रहे थे। लेकिन एक बात और देखने को मिल रही थी कि इन्हीं की जासूसी, हमारे भारतीयों में से भी जासूसी अंग्रेजों से करने का काम, इस स्वतंत्रता के आंदोलन को तोड़ने का काम भी हम भारतीयों के बीच से ही हो रहा था। और इसलिए जब गोखले से महात्मा गांधी मिले तो गोखले जी ने उनसे कहा कि आप पूरे देश का भ्रमण करिए, इस देश को समझिए, उसके बाद आजादी के आंदोलन में आप आइए। गांधी जी ने यह बात मानी, उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और उसके बाद उनको लगा कि क्रांतिकारी में जो मुझे नहीं लगता है कि वो केवल हिंसा के कारण से क्रांतिकारियों से दूर रहे, वो देश की गति को पहचान गए। वो समझ गए कि जब तक अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत को पैदा नहीं किया जाएगा, हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई में जीत नहीं सकते। और इसलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि हम देश की संपूर्ण जनता को, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को, साहित्यकारों को, इन सभी लोगों को जब तक आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये ताकत खड़ी नहीं हो पाएगी। कुछ ही क्रांतिकारी और उनके खिलाफ जासूसी, उनको जेल में डाल देना, थोड़े थोड़े एक एक पिस्टल के लिए ट्रेन को लूटना, कितने परिश्रम करना और तब कुछ अंग्रेजों को कुछ क्षति पहुंचाना, ये आजादी हमको कब तक मिल पाएगी हमें मालूम नहीं। और जनता इस आंदोलन से जुड़ी नहीं थी। जनता को तो ये लगता था बहुत पहले कि पहु ने पहुए हमें कहानी, जो मंथरा ने कहा रामचरितमानस में कहलाया गया। बहुत समय से हमारे देश की जनता की स्थिति ये हो गई थी कि देश में राजा कोई भी हो, हमें तो कर चुकाना है किसानों को, इस राजा को भी कर देना है, दूसरे राजा को भी कर देना है, मुगलों को भी कर देना है, अंग्रेजों को भी कर देना है, फिर दूसरा राजा आएगा उसको भी कर चुकाना है। और इसलिए जनता इस सबसे दूर रहती थी। महात्मा गांधी ने इस बात को समझा और पूरे देश में भ्रमण करके सारे देश की, और तब उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ये भी सोचा कि हिंसक आंदोलन में हम सारे देश की जनता को जोड़ नहीं पाएंगे, जनता डरेगी, जुड़ेगी नहीं। और इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह जैसा अस्त्र निकाला, असहयोग आंदोलन जैसा अस्त्र निकाला, ताकि पूरे देश की जनता जुड़ सके। और उसका आश्चर्यजनक असर हुआ। हमने देखा कि महात्मा गांधी के आंदोलनों में जो जनता आजादी के क्रांतिकारियों के साथ जुड़ने में डरती थी, वो पूरी तेजी से, वो जनता, किसान हो, महिलाएं हो, पूरा का पूरा देश बहुत तेजी के साथ जुड़ना शुरू हो गया, जिससे अंग्रेज सरकार वास्तव में मिल गई। कई बार हम गांधी जी पर आरोप लगाते हैं कि गांधी जी को अंग्रेज सरकार इतनी सहूलियत क्यों देती थी, उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया, क्रांतिकारियों को मार दिया। गांधी जी के पास इतनी बड़ी ताकत थी कि अंग्रेज जब तक समझ पाए कि अगर हम गांधी जी को हिलाएंगे तो पूरा देश और तेजी से हमको हिला देगा, निकाल के बाहर करेगा। क्योंकि गांधी जी तब तक वो काम कर चुके थे जो करना चाहिए था। ये गांधी जी की राजनीतिक कुशलता थी, कूटनीतिक कुशलता थी कि अंग्रेज जब तक इसको समझते, उन्होंने पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर दिया। और एक जो दूसरी बात थी, गांधी जी ने अपने भाषण में कहा भी है, वो भी बात बोली कि गांधी जी, लोकमान्य तिलक और ऐसे तमाम पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी केवल अंग्रेजों को बाहर भगाने का काम नहीं कर रहे थे, सामाजिक आंदोलन भी चला रहे थे कि देश तो आजाद हो जाएगा, पर बाद में कैसे, हमें कैसा देश मिलेगा, कैसे चलेगा। और इसलिए 1920 में गांधी जी पहला आंदोलन करते हैं, बड़ा आंदोलन। उससे पहले चंपारण आंदोलन वगैरह हो चुके थे, लेकिन जो बड़ा आंदोलन करते हैं 1920 में, असहयोग आंदोलन। और 1920 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को करने में तो 10 साल लगते हैं, वो 10 साल बाद करते हैं। लेकिन 10 साल तक क्या करते हैं वो? क्या 10 साल तक बैठे रहे वो? नहीं, 10 साल लगातार वो दो काम एक साथ करते हैं, अगले आंदोलन की तैयारी और इसके साथ अछूतोद्धार, स्वदेशी, सामाजिक समरसता, इस प्रकार के तमाम स्त्री चेतना और तमाम हमारी सामाजिक कुरीतियों के प्रति काम करना, अपने अखबार में नवजीवन में
यंग इंडिया में, हरिजन में, इन समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में प्रवास करके लगातार देश को बढ़ाने का काम, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का काम, हिंदी को आजादी का हथियार बनाने का काम वो लगातार इस बीच करते रहते हैं। 1920 से 30 तक, 1930 में संविधान अवज्ञा आंदोलन करते हैं और उसके बाद में अगला आंदोलन जो बड़ा आंदोलन है नमक सत्याग्रह वगैरह के बाद, वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करते हैं। और तब तक वो भारत को जोड़ने की जो तंत्र है, भारत की संस्कृति को एक करने का जो तंत्र है, वो ये काम करते रहते हैं लगातार। तो ये काम सभी लोग करते रहते हैं, लोकमान्य तिलक भी करते रहते हैं। उन्होंने गणेश उत्सव जैसे विषय को जो बिल्कुल विशुद्ध धार्मिक था, राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के साथ उन्होंने जोड़ दिया गणेश उत्सव को, इतने बड़े विषय से। तो सभी लोग भारत को समझते हुए इतने बड़े काम कर रहे थे और इस काम में पत्रकारों और साहित्यकारों ने जो भूमिका निभाई है वो हम देख चुके हैं अपने तमाम भाषणों में कि अतुलनीय थी। पयामे आज़ादी के जो संपादक हैं उनको तोप से उड़ाया गया, लेकिन इसके अलावा भी तमाम और जो पत्रकार थे उन सभी पत्रकारों को माखनलाल चतुर्वेदी 12 बार जेल गए, बार उनको जेल जाना पड़ता था। उनके घर की कुर्की होती थी, घर में ही उनका कार्यालय भी था, ऑफिस भी था, तो उसकी कुर्की करना, बार जेल जाना, तमाम प्रकार के प्रेस अधिनियम लाए गए, वो लागू करना, उसके माध्यम से दमन करना। इतने दमन के बावजूद भी ना वो साहित्यकारों को रोक पाए, ना वो पत्रकारों को रोक पाए, ना क्रांतिकारी और जनता को रोक पाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया तो बहुत सारे देशों में देश छोड़ते समय बहुत सारे अंग्रेज वहां रुके, लेकिन भारत को वो समझ चुके थे भारत में कोई अंग्रेज रुका नहीं। जैसे कि अफ्रीका को आज़ाद करते समय बहुत सारे अंग्रेज वहाँ के बड़े बड़े मालिक थे, बादशाहों के रुके, वो भारत में वो नहीं रुके, क्योंकि जानते थे कि भारत का जनता अब जाग चुकी है और वो हमको नहीं करेगी। हमें 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन वो भी बहुत बड़ी त्रासदी थी, इस पर भी प्रकाश डाला गया। 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख। दुनिया का इतना बड़ा विभाजन और इतनी बड़ी त्रासदी, भारत के जश्न में डूबा हुआ था तथाकथित रूप से, लेकिन हमने भारत के बंटवारे को स्वीकार किया। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं उनको भी याद रखना आवश्यक है, जिन्होंने भारत के बंटवारे को स्वीकार किया। अंग्रेज करना चाहते थे वो तो ठीक ही है, हम समझ गए कि अंग्रेज करना चाहते थे और अंग्रेज करके गए, लेकिन अंग्रेज के करने को स्वीकार कौन कर रहा था ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आज की नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को याद रखनी है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी कोई हुई नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग इस प्रतीक्षा में रहते थे कि हमारे रिश्तेदार लाहौर से, पाकिस्तान से आ रहे हैं ट्रेन से, और जब ट्रेन यहाँ के स्टेशन पर रुकती थी तो पूरी की पूरी ट्रेन में कटी हुई लाशें हुआ करता था, एक भी आदमी जिंदा नहीं होता था। तो इस प्रकार की विभीषिका को भी 1947 में हमने झेला है, ये भी हमें याद रखना है। अभी 2 दिन तक चलता रहेगा कारगिल, हम बात करते रहेंगे। मुझे सुबह इतनी बात कह रही। नमस्कार।